Hello everyone, I am Som Prakash and welcome back to student review video. As like in the previous videos, we have uploaded many different types of student review where the students is from different background. In the same way, today also we are going to record, or today we are going to discuss with Neelam a very different type of student review where you will be able to learn a lot of things about your real life, which what is going on with you, and like you might be facing, and how you are going to come out of all that. So that all things you will be seeing. So आज हम लोग नीलम से मिलेंगे एंड नीलम से बहुत सारी चीजें बातें डिस्कस करेंगे अच्छे से इन डिटेल में, और आपको इस इन वीडियोस को बहुत कंप्लीट देखिए, आप एंड तक देखिए, इसमें आपको बहुत कुछ क्लियरली समझ में आएगा कि ओके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वेदर जेटीसी में आके क्या करना चाहिए, जेटीसी आने से पहले क्या करना चाहिए, और जेटीसी के आने के बाद क्या करना चाहिए, राइट? सो ऑल दैट थिंग्स. सो नीलम, वेलकम बैक टू जेडीसी इंडिया यूट्यूब चैनल. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. ये होली गर्ल है. होली गर्ल मतलब समझे, एक हम लोगों के चैनल पे होली का वीडियो है, होली सेलिब्रेशन वाज गोइंग ऑन इन जेटीसी. तो बाय चांस क्या हुआ कि हमने वो जब वीडियो डाला है यूट्यूब पे, सो उसका थंबनेल इसी का फोटो आ गया था, रिमेम्बर? तो इसका पूरा वो कलर वलर लगाई हुई है और इसी का फोटो उसमें है, तो आप लोग मैच कर सकते हो. इवन आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो ये वही है. तो वो उस समय पढ़ रही थी. आई थिंक रिसेंटली यू केम एट दैट टाइम एंड नाउ प्लेस्ड होके जॉब सक्सेसफुली चल रहा है. Yes, sir. और आई थिंक कितने महीने से काम कर रही होगी? सर 3 महीने हुए. 3 महीने से सक्सेसफुली काम करिए. आज टाइम मिला है इसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो हम लोग कर रहे हैं. ठीक है. तो नीलम, सबसे पहला पॉइंट अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताओ कि क्या किया तुमने, कैसे किया, कहां से हो, कॉलेज कहां से किया, ये सारी चीजें थोड़ा सा डिटेल में बताओ. ओके. सो मेरा नाम नीलम नागर है और मैं वैसे चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बिलोंग करती हूँ. और मैंने अपनी जो स्कूलिंग थी वो चित्तौड़ से ही की थी, हिंजिंग स्कूल से. और फिर मैंने आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्कूलिंग आई जॉइंड गवर्नमेंट विमेन इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर. सो मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहाँ से कंप्लीट की. एंड आफ्टर दैट फिर मुझे कॉलेज का मतलब कैंपस प्लेसमेंट तो मिला नहीं था, तो मैं अपनी 4 फ्रेंड्स के साथ बैंगलोर गई थी और वहाँ हमने ऑफ कैंपस के लिए ट्राई किया था. तो ऑफ कैंपस में 1-2 महीने तो लक नहीं लगा इतना, बट थर्ड मंथ में हमें 2 एग्जाम्स के बारे में पता चला. दैट वाज वन वाज ई लिटमस एंड अदर वाज एमकैट एग्जाम. तो मैंने ये दोनों ही दिए थे, मेरे दूसरे फ्रेंड्स भी दे रहे थे. तो मैंने ये दोनों एग्जाम्स दिए और उसमें से एमकैट में मेरा परसेंटाइल काफ़ी अच्छा रहा था. तो उस परसेंटाइल के बेसिस पे मुझे एक्सेंचर में जॉब मिल गया था. तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन एक्सेंचर. फिर उसके बाद मैंने ये ईयर कौन सा था? सर ये When you ईयर था started? व्हेन आई 2014 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था. करेक्ट. और 2015 में मुझे एक्सेंचर में जॉब मिल गया था. ओके. यस सर. हाँ, उसके बाद आगे. और सर फिर 2 साल मैंने एक्सेंचर में जॉब किया और वहाँ पे भी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क मिलता था. थोड़ा सा स्टार्टिंग था तो मिसलेनियस वर्क मिलता था. जावा में मैंने पढ़ा तो था, 2 महीने का ट्रेनिंग भी मुझे एक्सेंचर से मिला था, लेकिन थोड़ा लेकिन होता है ना स्टार्टिंग में इतना समझ नहीं आता, तो थोड़ा मुझे कम समझ में आता था. तो एक्सेंचर में भी हाँ मेरी जर्नी ठीक रही. उसके बाद 2 साल मैंने एक्सेंचर में कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर हमेशा से ये चीज़ थी कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है. बिकॉज व्हेन आई वाज इन 11th, व्हेन आई पास्ड द 12th क्लास, तब मेरे दिमाग में था कि मुझे आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना है. बट आई नेवर गेट द चांस टू प्रिपेयर फॉर दैट बिकॉज हमारा मतलब उस समय मेरा भाई भी पढ़ रहा था और एट द सेम टाइम आई ऑल्सो क्लियर द 12th एग्जाम. तो उतना फाइनेंशियली भी और थोड़ा सा हम लोग उतना स्ट्रांग नहीं थे. तो पापा दोनों बच्चों को एक साथ कोटा पढ़ने के लिए या फिर प्रिपेयर करने के लिए एकदम अलाउ नहीं कर सकते थे, थोड़ा उनके लिए भी मुश्किल था. तो फिर आई अंडरस्टैंड कि उनके लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. तो मैंने अपना सब ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया और 2 साल एक्सेंचर का जॉब करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नाउ अब मेरे पास टाइम है, आई एम इन माई 20s एंड अब मैं थोड़ा सा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा सकती हूँ या फिर एक बेटर या फिर मैं किसी डिफरेंट करियर या डिफरेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकती हूँ. बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट तो थी कि आईटी में काम कर लूँगी, तो एक बैकअप तो मेरा प्रिपेयर था, बट आई वाज लाइक कि लेट्स एक्सप्लोर मोर.
तो मैं और किस चीज़ में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स और मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर करूँगी। तो आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट गवर्नमेंट एग्जाम एंड मैंने उसके लिए कोचिंग की एंड आफ्टर दैट मैंने 2016 में जॉब छोड़ दी थी एक्सेंचर से और 2016 से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। 6 महीने पहले मैंने खुद से प्रिपेयर किया, सारी एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह खुद पढ़ी और उसके बाद फिर इन 2017 दिसंबर 2016 आई जॉइंड अ कोचिंग सेंटर और उसके बाद मैंने 2 साल तक प्रिपेयर किया उसके लिए। तो 2017 से लेकर के 18 एंड 19 3 इयर्स मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया। लेकिन एक होता है ना कि स्टार्टिंग में तो लगता है कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है हम क्लियर भी कर लेंगे, मेरा स्कोर भी ठीक आया था, थोड़ा सा प्रीलिम्स में मेरा स्कोर अच्छा आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं कर सकती हूँ, लेकिन सेकेंड ईयर में थोड़ा सा और डिप हो गया, थर्ड ईयर में थोड़ा मेरा मार्क्स और अच्छा नहीं आया। ठीक है, सिर्फ पहला ही साल ऐसा था जब मैंने थोड़ा सा प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन क्लियर तो वो भी नहीं हुआ था, थोड़ा सा मुश्किल था। तो लेकिन एक ना ये एग्जाम की जो जर्नी होती है ना, ये आपको एक लूप में डाल देती है। आपके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि मैं ये कर ही लूंगा, ये ऐसे कैसे नहीं हो रहा, आपकी ईगो हर्ट हो रही होती है इस चीज की वजह से। तो हाँ ये होता है कि ये ईगो हर्ट होती है कि ऐसे कैसे, कि ये एग्जाम तो इतना सिंपल है, ये ऐसे कैसे नहीं हो रहा। तो ना इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी से हैं और हम प्रेडिक्ट भी कर पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता, वो एग्जाम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है और हर साल पैटर्न चेंज होता है। नहीं, प्रिडिक्टेबल का एक और मतलब है, यहाँ पे मैं बस हाँ सर। एक पॉइंट बोल रहा हूँ। मैं बहुत सारे लड़के को देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो जेटीसी में कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं और उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, या अभी स्टार्ट करने वाले उस समय, उनका कहना क्या होता है कि सर अभी मैं 2 महीने का ब्रेक लूंगा कि मेरा एक और प्री है या मे बी मेंस है या प्री है, कि प्री क्वालिफाई हो गया है, मेंस के लिए मुझे जाना है, तो मैं 2 महीने का ब्रेक लेके वो करता हूं। एक वो 2 महीने के ब्रेक के चक्कर में उनका कम से कम ये 1 ईयर का लूप चलता है। यस सर, ये कि होता ठीक है वो प्रिपेयर करेंगे, फिर मेंस का डेट आया, मेंस का डेट दिए, और वो ऑलरेडी ये काम पीछे में बहुत बार कर चुके होते हैं। और उनको कहीं ना कहीं ये चीज नहीं समझ में आती है कि एक डिसीजन जब आप ले लियो कि नहीं अब हमको इसमें जाना है, तो इसके लिए प्रिपेयर करो, रहो, पढ़ो। और गवर्नमेंट में क्या होता है, सब लोगों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 साल कर लिया, लगता है कि इस बार तो थोड़ा सा मार्क्स मेरा कम रहा, अगर इतना आया होता तो मैं उसको कर लेता। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर के बीच में कितने लाख स्टूडेंट फंसे हुए थे। वो गैप, वो नंबर पे ध्यान देते हैं, वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे नहीं ध्यान देते हैं। तो ये बहुत सही बात बोली कि लूप में वो फंसे रहते हैं। तो आप भी लूप में मत फंसिए। ये इस वीडियो को अच्छा हाँ ठीक है बोलो सर तो ये चीज मेरे साथ भी हुई थी और मैं और द थिंग इज कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना वो इमोशनल जो ट्रॉमा आ जाता है ना, आपको इमोशनली भी उस चीज से फाइट करना है। आप दिमाग में आप पढ़ तो रहे हो, आपको प्रैक्टिकली उस चीज के लिए प्रेजेंट रहना है, बट एट द सेम टाइम अंदर जो चल रहा होता है ना, उससे कोई और फाइट नहीं कर सकता, उससे आपको ही फाइट करना है। वो इमोशनली आप इतना मतलब इतनी बातें चलनी स्टार्ट हो जाती है दिमाग के अंदर कि ऐसा लगता है कि नहीं यार तू कर लेगी, नहीं यार ये ऐसे कैसे नहीं हो रहा, ओके लेट्स डू इट अदर वे, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तो बहुत सी चीजें आपके दिमाग में आती हैं, तो इट्स नॉट दैट इजी। हाँ लोग करते हैं डेफिनेटली, बहुत से लोग प्रिपेयर करते हैं और क्लियर भी करते हैं, तो कूडोज टू देम, बट एट द सेम टाइम जब हमें पता होना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। तो मेरे केस में मुझे ये रियलाइज हो गया थोड़ा सा, मतलब अर्ली मैं नहीं बोलूँगी, 3 साल बहुत होते हैं। तो हाँ मुझे 3 साल में ये चीज़, लेकिन मैंने अपना डेडलाइन बना के रखा था कि 2 साल मैं करूँगी, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा और दे दूंगी, अगर मुझसे नहीं हुआ तो गेट बैक टू वॉट यू हैव स्टार्टेड। लेकिन उसके अंदर दिमाग में बहुत सी चीज़ें चली, फिर मैं खुद प्रिपेयर भी कर रही थी, हाँ मैं बीमार भी हो गई थी, मुझे थोड़ा सा एंग्जाइटी होने लगा था, थोड़ा सा मैं काइंड ऑफ डिप्रेशन मैं थोड़ा सा डिप्रेसिव स्टेट में जाने लग गई थी, क्योंकि इजी नहीं था, पैसे लग रहे थे, अपना करियर छोड़ के बैठी थी, उतना पढ़ना, सिलेबस इतना है कि आउट ऑफ सिलेबस है सब कुछ, मतलब वो सिलेबस के अंदर आता ही नहीं है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि समटाइम्स व्हेन यू प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग,
वो सब कुछ सही चल रहा है, एग्जाम्स सब फाइनल हो गया, इस समय एग्जाम में भी आपका वो निकल जाता। हुआ क्या कि एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हो गई आपके, और देन उसके बाद क्या हुआ कि आपका पूरा मेहनत बेकार हो गया। तो ये, हम तुम बताओ। तो सर वही था। फिर अब घर में भी ये होने लग गया, पेरेंट्स बोलते हैं कि इतना गैप हो गया, अब तुम वापस जॉब का बोल रही हो, ऐसे कैसे होगा, इतना इजी नहीं है। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो चीज़ हुई, पेंडेमिक आ गया। तो कोरोना हिट किया। ऑब्वियसली मैं अकेली तो अफेक्ट नहीं हुई, सब लोग ऑल ओवर इंडिया इस कोरोना ने सबको अफेक्ट किया। तो उस टाइम में तो चीज़ें और डिफिकल्ट हो गई। अब तुम 19 में आई थिंक कोरोना हुआ था सर, है ना? कोरोना 19 स्टार्ट हुआ मिड था में मार्च में, हाँ 19 मार्च में स्टार्ट हुआ था, सब कुछ बंद होली हो के गया बाद। होली के बाद। और उस दौरान मैंने अपना प्रिपरेशन भी कहीं ना कहीं रोक दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में मैं क्लियर हो चुकी थी मैं कि आई कांट डू इट, मुझसे नहीं होगा ये, और मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, मेरे लिए है, मुझे दूसरों का नहीं पता, मेरे लिए था। तो उसके बाद अब मुझे ये डिसाइड करना था कि अब मेरे को इतना टाइम हो गया है, तो मुझे वापस जॉब कैसे मिलेगी। तो अब हाँ, घर से आपको बहुत सी बातें सुनने को तो मिलती हैं, बट पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ योर पेरेंट्स आर वेरी मच सपोर्टिव टुवर्ड्स यू, तो तुम यू कैन विन एनी बैटल। तो मेरे केस में भी ये हुआ, मेरे पापा मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने समझा कि हमने इसको इतना पढ़ाया लिखाया है और ये इतनी मेहनत कर रही है, हर चीज़ में मेहनत उनको दिख रही थी वो मेहनत। तो उन्होंने मेरे को एक दूसरा चांस देने की कोशिश की, कि उन्होंने सोचा, उस चीज़ को समझा कि इसको एक अनदर चांस दिया जाए और ये वापस से जॉब में उतरे और वापस से अपना करियर स्टार्ट करे। तो दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट, आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। और 2019 में तो नहीं, क्योंकि कोरोना था, तो 2020 के 20 के एंड तक जब दिसंबर में मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वापस इसको बैंगलोर भेजा जाए और वापस से इसको कोशिश करवाया जाए, क्योंकि बैंगलोर में लगी थी, तो कोशिश करवाया जाए कि ये फिर से जॉब में खड़ी हो सके। आई वेंट टू बैंगलोर, वहाँ बहुत ट्राई किया, मैंने सोचा कुछ इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लूँ, पता कर लूँ, मैंने हाथ पैर मारे, लेकिन दैट टाइम ये होता है ना, जब आप सब कुछ खो चुके होते हो ना, तब खोने के लिए कुछ नहीं होता। मैं सब इतना, मेरे पास काफ़ी कुछ था, बट मैंने इतना टाइम इतनी चीज़ें देख ली ना, तो मेरे को ये क्लियर हो गया था कि अब बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, अब जितना क्विकली मैं डिसीजन लूँगी वो मेरे ही फायदे में रहेगा। तो ड्यूरिंग दिसंबर 2020, तब तक थोड़ा सा कोरोना थोड़ा कम हुआ था। तो इन जनवरी 21 आई आई वेंट टू बैंगलोर, और फिर बैंगलोर में मैंने फिर से सर्च स्टार्ट की, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा। उसके बाद मैंने कुछ इंस्टीट्यूट से भी पता किया, तो वहाँ पे भी मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए था कि मुझे थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए और थोड़ा सा नॉलेज मुझे इन डेप्थ मिले, थोड़ा सा जावा के बारे में मैं और समझ लूँ, या टेक्नोलॉजिकली मेरे को थोड़ा सा और चीज़ें समझ में आ जाए। और क्योंकि मैंने एक्सेंचर में जावा में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग किया था, तो मुझे इतना तो था कि मुझे करना तो जावा में ही है। तो उसके बाद फिर अब बैंगलोर में अब कुछ नहीं मिला, तो वन डे ऐसे ही सडनली आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग द इंटरनेट कि लेट्स सर्च द इंटरनेट, कुछ उस पर मिल जाए तो उससे ही मेरे को थोड़ी हेल्प हो जाए। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, तो वही जैसे सब सर्च करते हैं, तो मैंने भी नॉर्मली डाल दिया उसके ऊपर कि इज देयर एनी ऑप्शन फॉर द गैप ईयर स्टूडेंट्स, और इज देयर एनी इंस्टीट्यूट जो पढ़ाती हो गैप ईयर स्टूडेंट्स को या फिर नॉलेज देती हो जॉब के लिए, बेसिकली जॉब के लिए। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सर्च किया, मुझे सर के वीडियोस मिले। तो एट फर्स्ट एक वीडियो देखा, दो देखा, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था एक बार को तो, लेकिन उसके बाद जब मैंने सर की क्लासेस थोड़ी सी देखी, और फिर सर के जो गैप ईयर वाले वीडियोस थे स्पेसिफिकली, जिसमें सर ने काफ़ी मोटिवेट कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखे तो आपको डेफिनेटली देखने चाहिए। और सर ने उन वीडियोस में इतना अच्छे से, सर ने इतना कॉन्फिडेंटली अगर कोई इंसान बोले, तो आपको श्योर हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाता है कि यार इफ दैट पर्सन इज सो श्योर अबाउट समथिंग, लेट्स ट्राई इट। तो मेरे को खुद के कॉन्फिडेंस से ज्यादा सर के ऊपर भरोसा था, सर के कॉन्फिडेंस पे भरोसा था। मुझे लगा कि सर इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं ना, तो थोड़ा तो मैं भी खींच दूंगी, मैं भी कर लूंगी। सर इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, तो मुझे सर ने जो इंस्पायर, सिर्फ वीडियोस देख के मुझे इतना इंस्पायरिंग लगा, मुझे लगा कि ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई।
मैंने अपने पापा से बात की कि पापा मुझे ऐसा ऐसा है, मुझे एक जेटीसी इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला है एंड आई वांट टू जॉइन इट। अब ऑब्वियसली लड़की हो, एक बार को तो कोई बिलीव करेगा नहीं, तो पापा ने बोला ये बेटा सबसे वहीं। इम्पोर्टेंट कि उसमें एक ऑलरेडी फेलियर है हाथ हाँ में, सर, बिकॉज हाँ सर। कि आप एक जॉब में थे, हम्म। उसके बाद अब छोड़ दिए, तैयारी किए, हम्म। प्रिपरेशन किए, उसके बाद यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड, एंड देन इफ यू आर सेइंग समथिंग अगेन, यू वेंट बैक टू बैंगलोर, आफ्टर बैंगलोर अगेन यू केम बैक समवेयर, एंड देन all these things, and again if you are going to your parents that I want to join this institute, so again it is a big thing. हाँ, थोड़ा Yeah, मुश्किल भी होता है, और right. उनके लिए भी मुश्किल था। फिर वो एकदम से, और फिर अब बैंगलोर से दिल्ली, हाँ ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है पर है। तो उन्होंने बोला कि, अब पापा ने बोला कि अब तुम कैसे, तुम अचानक से तुमने नेट पे से सर्च कर लिया, तुम कैसे ट्रस्ट कर रहे हो। लेकिन थोड़ा आइडिया तो मुझे भी था, तो मतलब थोड़ी सी एनालिसिस के बेसिस पे मैंने बोला कि नहीं पापा, मुझे कॉन्फिडेंस है और एक बार आप ट्रस्ट करो, मुझे ज्वाइन करना है। तो मैंने फिर यहाँ पे आलिया मैम से बात की थी, तो पापा ने मुझे ये भी सजेस्ट किया था कि तुम 2-3 इंस्टीट्यूट और देख लो, वहीं देख लो। मैंने किया, मैंने सर्च किया, लेकिन मुझे सर की बातों से ही कॉन्फिडेंस आया था। सर ने जो कॉन्फिडेंस डाला था ना, और मेरे को सर की बातों से आया था। मुझे जो याद है, एज आई कैन रिमेम्बर, कि तुम्हारे पापा ने पहले फोन पे उन्होंने खुद भी बात किया, यस सर। एंड फोन पे बात करने के बाद वो शायद ऑफिस में बोले कि सर से बात करनी, बात की, मैंने बोला उन्होंने उन्होंने क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई कि सर लड़की है एंड एक जॉब छोड़ चुकी है, एक जॉब में तैयारी में गड़बड़ हो गई, फेल्ड हो गई, अब हो गया 4-5 साल का गैप हो गया, अब ये टोटली फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। फ्रस्ट्रेटेड इन द सेंस कि मतलब मेंटली जो है एग्जॉस्ट हो गए, एग्जॉस्टेड है पूरा। और दूसरी चीज है कि सर अब इसके शादी भी करने हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई रिमेम्बर, कि अभी शादी करना है सर, और मुझे अब जल्दी से जल्दी शादी करना है इसका। मैंने मतलब मैं क्या बोला कि सर 8-9 महीने दे दो, उसके बाद आप शादी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर वो आए पर्सनली मिलने, यस सर। बिकॉज उनको ये था, सही बोल रहा हूँ हाँ ना? सर, हाँ सर। तो वो आए पर्सनली मिलने मेरे से। तो यहां से क्या आपको मैं बता रहा हूं कि देखो, जैसे इसने बोला पेरेंट्स को कि नहीं मुझे ज्वाइन करना है, कुछ लोग आप में से क्या बोलते हैं कि पेरेंट्स से बात करना है। देखो, पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है इन चीजों के बारे में, या जिनको पता भी है तो उनके पास अपने काम के अलावा छोड़ के इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो इन सारी चीजों में रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो संभव आपको खुद से कन्विंस करना है अपने पेरेंट्स को कि हमें क्या करना है, बिकॉज यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको अपने आप पे ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना? और जब वो आपको अपने पे ही नहीं कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंटली अपने पेरेंट्स को बोल ही नहीं पा रहे हो कि मैं ये करना चाहता हूं, और फिर आप ब्लेम करो पेरेंट्स को कि नहीं उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, विच इज नॉट द राइट थिंग फॉर यू ऑल्सो। और पेरेंट्स जब सपोर्ट मतलब नहीं करते तो उनका भी रीजन है कि भाई इतना साल किया, तो इनके पेरेंट्स तो इसलिए इनको सपोर्ट किए क्योंकि एक्सेंचर में सी वाज वर्किंग, तो इसलिए कोई इशू मेरे समझ से नहीं था। फिर आए वो, जहां तक मुझे याद है, Yes, एंड sir. देन वो फोन पे पूछे पीजी उजी में, हम बोले बहुत सारे लड़के रहते हैं, आप आई थिंक नियर बाई जेटीसी के आसपास जितने भी पीजीज होंगे तो ऑलमोस्ट सभी तो जेटीसी के ही लड़कों से भरे हुए हैं आज की डेट में, है ना? सो आई थॉट ओके, तो वो आए एंड देन, तो ये एक बहुत अच्छा एक उनका से, एंड अगेन वो फोन पे भी मेरे से कभी कभी कनेक्ट करते थे। उन्होंने बोला कि सर आपका पर्सनल नंबर मिल जाए तो मुझे दीजिए, तो कभी कभी मेरे से पूछते, ये तो कभी नहीं पूछी कि सर और कितना टाइम लगेगा, बट वो पूछते थे सर अभी और कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, क्योंकि एक चीज है थोड़ा सा जेटीसी में क्या होता है कि कोर्स लंबा चला जाता है। हाँ सर। और लंबा चलने का मतलब ये है, देखो आज जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, लंबा आपको पढ़ने में लगता है, पढ़ाने में नहीं। बिकॉज आपको खुद से, अगर जैसे मुझे याद है कि तुम्हारा कोर्स मैंने काफी पहले कंप्लीट कर दिया था, तुम्हारे बैच के लोग तो सब जल्दी जल्दी में थे। एट द सेम टाइम तुमसे पूछे सर कब जाना है इंटरव्यू, तो तुम क्या बोलती थी कि सर जाएंगे, अभी ये कर रही हूँ वो कर। तो ये चीजें बहुत सही। हाँ, अब तो एक चलो, अब मैं एक और क्वेश्चन, तुम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रही थी इसलिए मैं चुप था। सो ज्वाइन करने के बाद तुम्हारी क्या जर्नी रही, जैसे क्या वो मोटिवेशन एज इट इज बना रहा? हाँ सर, एक्चुअली जब मैं बैंगलोर से दिल्ली आ गई थी, मैं अकेले आई थी और पापा चित्तौड़ से आ गए थे, तो हम एक पॉइंट पे मिले, फिर हम इंस्टीट्यूट आ गए थे
अच्छा, बैंगलोर और से सीधे यहाँ आई? हाँ सर, मैं राइट। बैंगलोर से सीधा दिल्ली आई थी, पापा ने टिकट करवा दिया था। और और बैंगलोर वाले, ये बात आप लोग ध्यान ले लो, बैंगलोर और हैदराबाद से बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो वहां से ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। कभी कभी क्या लगता है कि नहीं, नोएडा में क्यों जाके पढ़ना है, अगर इफ यू आर देयर इन द बैंगलोर और समवेयर हैदराबाद हाँ और सर, मैं समवेयर। उसके लिए भी एक पॉइंट ऐड करूंगी। हाँ, बताओ बताओ। एक्चुअली फिर जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया तो स्टार्टिंग में तो क्लासेस ऑफलाइन चली, हाँ। तो सब कुछ हो गया था, पीजी भी मिल गया था। फिर यहाँ पे मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी तो नहीं कहूँगी, थोड़ा पीजी मिलने में डिफिकल्टी नहीं हुई थी। इजीली मुझे सारा कुछ हो गया था, मेरा सेटलमेंट भी इजीली हो गया था। यहीं सेक्टर 15 में ही मुझे एक पीजी भी मिल गया था, मैं वहीं रहने लग गई थी। और फिर पापा छोड़ के चले गए थे, फिर यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो क्लासेस ऑफलाइन चल रही थी, बट फिर वही क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था तो काफ़ी सेंसिटिव मामला था। तो उस दौरान फिर अचानक से कुछ मई जून में कोरोना की वजह से 2 महीने का लॉकडाउन और लग गया। तो क्लासेस ऑफलाइन थी, उस समय सब कुछ अच्छा था, तो हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो गया था। और उस टाइम में जब तक लॉकडाउन लगा तब तक हमारा बेसिक्स ओवर हो गया था। एंड देन ड्यूरिंग द लॉकडाउन ये हुआ कि अब क्लासेस ऑफलाइन से शिफ्ट होकर के ऑनलाइन हो जाएंगी। तो मैं दिमाग में ये लेके चल रही थी कि क्लासेस ऑफलाइन होंगी, तो मैं नोएडा आ गई थी उस चक्कर में। अब क्लासेस ऑनलाइन हो गई, तो अब मुझे सारी क्लासेस ऑनलाइन करनी पड़ेंगी। बट स्टिल मेरे पेरेंट्स ने कहा कि लॉकडाउन तो लग गया है, बट तुम नोएडा से वापस नहीं आओगी। एंड उन्होंने मुझे लॉकडाउन में भी नोएडा में ही रहने के लिए सजेस्ट किया, क्योंकि कोरोना तो मेरे एरिया में भी था, चित्तौड़ में। एंड उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि नोएडा में ही पीजी में रह के पढ़ाई करो, अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, एंड जैसा सर गाइड कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फॉलो करो, एंड सब कुछ अच्छा होगा। तो मैंने वही किया। रेगुलर बेसिस पे, अब इंस्टीट्यूट जाना तो होता नहीं था, तो रेगुलर बेसिस पे सर से भी कनेक्ट करते थे। और मैं तो सर को बहुत परेशान करती थी, सर को क्लासेस के लिए भी, सर क्लासेस कब स्टार्ट हो रही। सर को कोरोना तक हो गया था, उसमें भी राइट। मैंने सर को पूछा था सर क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। एंड सर वाज लाइक कि नहीं बेटा हो जाएंगी, एक महीना बस, ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे को भी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया है। राइट, उस समय तो सिचुएशन ऐसा था कि फिर बचेंगे कि नहीं क्लास लेने के लिए, दैट वाज द क्वेश्चन। तो बट सर ने बहुत पेशेंस रखा हम लोगों के साथ, एंड उसके बाद भी सर ने क्लासेस स्टार्ट की, और ऑनलाइन फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, और पूरा कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ, और एक एक मॉड्यूल पे ध्यान दिया गया था। प्लस साथ में जो सर मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं ना, वो मटेरियल क्लासेस के, मतलब जब क्लासेस ओवर हो जाती है ना, उसके बाद वर्किंग फेज में भी वो मटेरियल काम आता है। तो जैसे अभी भी मेरे को मेरे प्रोजेक्ट में ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसे टास्क मिलते हैं जिसके अंदर वो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स मेरे को अभी भी थोड़ा सा, मैं कंफ्यूज होती हूँ ना, तो मैं अपने नोट्स वगैरह देख लेती हूँ कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था, इससे रिलेटेड कुछ मेरे को नॉलेज है, उसके बारे में मुझे कुछ पता है। तो उस वजह से मेरे को बहुत हेल्प मिलती है, एंड आई एम एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई प्रोजेक्ट एज वेल। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। तुम एक और कुछ बता रही थी कि सर यही चीज़ की क्लासेस ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गई थी, राइट कि राइट। दिमाग में ये तो होता है कि हम ऑफलाइन के लिए आए हैं, हाँ हाँ। ऑफलाइन की क्लासेस करेंगे, बट अचानक से ट्रांजिशन ऑनलाइन में हो नहीं, जाता है। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, एक सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट होता था कि क्लासरूम है तो उसको लिए कोई डिजिटल रिकॉर्डिंग नहीं रहता था, डिजिटल कंटेंट नहीं रहता था यस सर। क्लासरूम वाले के पास। अब तो क्या है कि जेटीसी का अपना ऐप है, उसमें सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है, इवन क्लासरूम भी तुम कर रहे हो तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, क्लासरूम की रिकॉर्डिंग। सो विच मीन्स कि क्लासरूम में भी लड़का है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड द सेम थिंग इज गेटिंग लाइव टेलीकास्ट, लाइव है वो, तो जो ऑनलाइन में भी वीडियो है उसके लिए भी कोई इशू नहीं होता है। सो वो सब अभी तो कोई, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली हम लोग भी इम्प्रूवमेंट्स करते जा रहे हैं कि कैसे, और सारी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है अपने पास यस सर। $multi-million का इन्वेस्टमेंट, बट हाँ जो है वैसे करते हाँ रहते सर, हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी हमें रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होती थी करेक्ट। रेगुलर क्लासेस की, तो अगर कंफ्यूजन हुआ तो उसी रिकॉर्डिंग को आप दोबारा देख सकते हो। राइट। और इसी उसी के साथ हमारी अच्छा, मॉक। एक कैसा? चीज और बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पूरे थ्रू आउट द कोर्स में तुमको ऐसा क्या लगता है कि तुम्हारे फेवर में क्या रहा? व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये मेरे फेवर में रहा और बाकी लोगों के फेवर में ये नहीं रहता है? सर एक तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत मैटर करता है। राइट। कम्युनिकेशन जितना बेटर कम्युनिकेशन होगा,
उतना ही अच्छा तुम अपने आंसर्स को मतलब बता पाओगे, अब उन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इवन इफ अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत मैटर करती है वो है तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। तुम बिकॉज हम आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें तुम्हारा टेक्निकली तुम्हें साउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिकल क्वेश्चंस प्लस तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स हैं, स्प्रिंग, हाइबरनेट एंड जेडीबीसी और सर्वलेट वगैरह जो सर्वलेट भी वगैरह अपना। हैं, तो उसके अंदर एक्सटेंसिव नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो राइट। उसके लिए एक तो जेटीसी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, बिकॉज मल्टीपल मॉक टेस्ट होते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा ऑनलाइन में भी सोम सर ने ही मॉक टेस्ट लिया था, तो उसमें सर एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे सोम सर की लगती है कि सर ना एक डिफरेंट अप्रोच प्रोवाइड करवाते हैं एक प्रॉब्लम को देखने का। बिकॉज टेक्निकल इज समथिंग जिसे तुम एबीसीडी की तरह नहीं पढ़ सकते। टेक्निकल इज समथिंग कि तुम उसको पढ़ने बैठोगे ना, तो यू हैव टू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग पावर, कि तुम उस चीज को इमेजिन कर सको। अगर तुम उस टेक्निकली उस चीज को इमेजिन कर पाओगे कि वो फ्लो किस तरीके से जा रहा है, प्लस अगर एक लूप स्टार्ट हुआ तो वो एंड कहाँ हो रहा है, ये छोटी छोटी चीजें तो ये बहुत मैटर करती हैं। तो जैसे सर ने मॉक टेस्ट में ही, ऑनलाइन मॉक टेस्ट में सर ने मुझे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था, हम क्लास को प्राइवेट नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? तो एंड आई वाज कंफ्यूज्ड एंड ऑल ऑफ द पीपल जो ऑनलाइन में थे, दे ऑल वर कंफ्यूज्ड कि यार दिस कुड बी अ क्वेश्चन, और सब कंफ्यूज थे कि इस चीज का आंसर कैसे करें, बिकॉज ऑब्वियसली हम क्लास को तो पब्लिक कर सकते हैं, अब क्लास को प्राइवेट क्यों नहीं बना सकते? तो सर ने बोला सिंपली से दैट यू जस्ट कांट डू इट। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सर ने काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए, और सबको सबका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए डिफरेंट अप्रोच प्रोवाइड कराई। तो सर एक आउट ऑफ द बॉक्स जा करके सोचने का एक अप्रोच प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हो सकता है दूसरे इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छा इंफॉर्मेशनल और टेक्निकली बहुत चीज़ें बताती हूँ, लेकिन सोम सर एक आउट ऑफ द बॉक्स जा करके सोचने की पावर देते हैं, जो कि बहुत अच्छा, एक मैटर करती है। एक और बात बताओ, मतलब थ्रू आउट द लर्निंग तुमने जो कुछ भी पढ़ा, ये जो कितना डिफिकल्ट होता है किसी के लिए जो एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, बिकॉज टिपिकली यू हैव बीन डूइंग दैट, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है कि अगर एक प्रिपरेशन कर रहे हो समवेयर, उससे बाहर निकल के इन चीजों में जाना कितना डिफिकल्ट होता है। बाहर निकलना, पढ़ना नहीं डिफिकल्ट है, ध्यान रखना। पढ़ना तो ठीक है, आप आराम से पढ़ सकते हो, वेरेज उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना कि नहीं अब हमें इसका प्रिपरेशन नहीं करना है, अब हमें अपने डिफरेंट लाइन को चूज करना है। सर वही मैंने जैसा बोला ना कि इमोशनली आप ब्लॉकेज बहुत हो जाता एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली। कि जब सो हम हाउ टू रिमूव दैट इमोशनल ब्लॉकेज यू कैन से? सर एक तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं ना, उससे इंस्पिरेशन बहुत मिलता है। बट ये आपके ऊपर है सबसे पहले कि आप उस चीज़ को समझो कि यार मेरे साथ वाला बंदा अगर ये चीज़ कर रहा है तो आई शुड ऑल्सो डू समथिंग। अगर मेरे अंदर वो मोटिवेशन नहीं है ना उस काम को करने की, तो डेफिनेटली तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जैसे मेरी सिस्टर वर्किंग थी, मेरा भाई भी था, ही वाज आल्सो, ही एक्चुअली उसके साथ ये केस था कि ही prepared for the chemical engineering branch, he did his BTech from chemical engineering branch, and उसके बाद उसने फिर IIT BHU से chemical engineering में अपना MTech किया, बट स्टिल उसको भी काफ़ी डिफिकल्ट हुआ जॉब लेने में। राइट यस, उसको बहुत डिफिकल्ट हुआ बिकॉज, और उसको मौके कहाँ मिले, उसको आईटी फील्ड में आके मौके मिले। तो आप समझ सकते हैं कि केमिकल फील्ड से उसने ट्रांजिशन लिया आईटी के नहीं, बैकग्राउंड ये में। चीज भी एक इम्पोर्टेंट है। बीटेक या और भी ब्रांचेस के अलग अलग लोग हैं, उनको ये लगता है कि जॉब है, जैसे मैकेनिकल है या सिविल है या और भी फील्ड्स हैं, उनको लगता है कि जॉब हमको है तो इसी में है और कुछ नहीं है। आज की डेट में जो आईटी इंडस्ट्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक डिस्कशन बीच में चल रहा था कि वेदर डिग्री और बीटेक इज रिक्वायर्ड टू वर्क इन एनी आईटी ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, तो उसमें था कि कुछ कंपनीज हैं जैसे कि फैंग जो आप बोलते हो कि उसमें डिग्री नहीं चाहिए, दे कैन जस्ट गिव वन सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट्स एंड बेस्ड ऑन दैट इफ यू आर डूइंग इट दे विल बी एबल टू हायर, दे विल बी हायरिंग यू। अब अभी तो नहीं है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें आईटी कंपनीज के अंदर भी हो रहा है। और मैं बोलूं ऐसे कि अब उनका बीटेक किस स्ट्रीम से हो वो बहुत ज्यादा फोकस एरिया नहीं रह गया। और जितने भी लोग ये मानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, राइट? सो
मतलब मेरे बिना पूछे तुमने सारी चीजों को बहुत क्लियरली बताया एंड थैंक यू फॉर दैट। और तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया और आई थिंक मेरे बिना क्वेश्चन किए बताया, राइट? सो इट इज means you have well defined your career complete path, that how you are going, how you did all these things, right? So thank you for this and कुछ और अगर तुमको लास्ट में बोलना है तो बोल सकती हो। मैं बस यही बोलना चाहूँगी बिकॉज आफ्टर ऑल व्हाट आई डिड और सर की हेल्प से जो भी प्रिपरेशन मैंने किया, आई स्टार्टेड गिविंग सम इंटरव्यूज और आई वाज एबल टू क्रैक देम एंड एट द एंड ऑफ इट मेरे पास अराउंड 5 to 6 ऑफर्स थे। तो आफ्टर दैट लेकिन सर ने सजेस्ट किया कि यू शुड गो फॉर दिस कंपनी एंड मेरा जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो दैट वाज ऑफ 15 lakhs। 15 lakhs, Yes, sir. okay, That was of 15 lakhs, but sir suggested me to go for a different company because sir ने बोला उसका exposure अलग है, तो right. तुम उसमें जाओगे तो तुम्हें projects भी अच्छे मिलेंगे और तुम्हें environment बहुत सीखने को बहुत मिलेगा, तो तुम्हारी priority सीखना होना चाहिए because अभी तुम एकदम से start कर रही हो तो तुम्हारी priority सीखना होना चाहिए। देखो क्या होता है ना कि ये बात लड़का नहीं समझ पाता है। होता क्या है कि एटलीस्ट इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द कंपनीज, वो आइदर बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, दिल्ली हो, कहीं पे भी हो, ज्यादातर जगहों पे शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जहां पे हम लोग के स्टूडेंट काम नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि एक अपने को आइडिया तो रहता है कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, किस तरह के Yes, sir. प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या अभी करेंटली हायरिंग चल रही है तो किस तरह की चीजों के लिए हायरिंग चल रही है, तो ऑलमोस्ट आइडिया होता है। उसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि आपका 15 लाख का पैकेज है और कहीं 13 लाख वाले पैकेज को हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि ओके Exactly. गो फॉर 13 लाख रादर देन गोइंग फॉर द 15 लाख, ठीक है? तो उसको भी आपको समझना चाहिए होता है। एक लास्ट सजेशन, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ज्वाइन करें या ना करें, उनके लिए क्या बोलोगे? मैं सिंपली ये कहूँगी कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर तुमने बहुत सी चीज़ों को फेस किया लाइफ में, ठीक है, तुम बहुत आगे तक आए हो, अपनी जर्नी देखो, उनसे उससे सीखो और ये समझने की कोशिश करो कि हमने अगर इतना कर लिया ना तो एक स्टेप और, अगर हम एक छोटा स्टेप और ले लेंगे ना तो क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। और मेरे केस में तो यही हुआ है बहुत क्योंकि बढ़िया। कॉन्फिडेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि डर तो सब रहे हैं, प्रॉब्लम सबके साथ है। अगर मेरे साथ है, सर के साथ है, मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं, सबके साथ सब फेस कर रहे हैं, बट एक स्टेप और ले लिया ना तो क्या पता जिंदगी बदल जाए। को सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं। डिपेंड ये करता है कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं। बाहर निकलने के लिए आपको टेंशन लेने से, वरीड होने से आप बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलने के लिए आपको कुछ स्टेप लेना पड़ेगा उसके बाहर निकलने के लिए। यही बात तो सबको समझ में नहीं आती है यार, राइट? तो एनीवेज आप समझते रहना और थैंक यू नीलम फॉर कमिंग थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। एंड आप सब लोग जितने भी लोग देख रहे हो, कमेंट तो करो ही, इसको लाइक भी करो और लाइक करने के बाद शेयर भी करो। शेयर करने से जेटीसी का ऐड नहीं कर रहे हो, शेयर करने से कम आप और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आप हेल्प कर रहे हो। सो प्लीज डू दैट। थैंक यू।